अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। भारत के जो हालात हैं, जो चीजें हैं, इसके अलावा कई ऐसे सवालात हैं जिसके लिए एक मुनासिब आदमी की तलाश थी। तलाश तो क्या, वो हमारे मित्र हैं, हमारे अजीज दोस्त हैं। रामनिक मान जी खुल के बोलते हैं और किसी के चमचागिरी नहीं करते, बात जो हकीकत होती है वो करते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो शायद उनके अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता था। सत श्री अकाल रामनिक जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। जो कोविड चल रहा है, इसके हवाले से आप जहां हैं वहां पे सूरत हाल कैसी है? देखिए, इट्स अ टेंस नॉर्मल। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्रप्टली एबनॉर्मल हो गया और सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में चला गया, सब कुछ बंद हो गया, ऐसा नहीं है। एक बड़ा अनईज सा काम है। एक यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ वक्त से ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी और दो ड्रग्स हैं जिनकी दिक्कत आ रही थी, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब की। तो अब धीरे धीरे उनकी जो फुलफिलमेंट है, उसको हिंदी में आपूर्ति बोलते हैं, आपूर्ति अब होनी शुरू हो गई है, टोसिलिजुमैब की भी और रेमडेसिविर की भी। और पिछले 2 दिन से जो सूरत हाल है ऑक्सीजन की नजर से, परसों तो एक बार थोड़ा सा क्राइसिस सिचुएशन आ गई थी चंडीगढ़ में, तो कल भी और डाइवर्ट करनी पड़ी कुछ ऑक्सीजन जो है पटियाला से इधर को। बट अब चीजें कुछ पहले से बेहतर है। और जो एक इनकरेजिंग चीज है वो ये है कि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा आ रहा है। रिकवरी रेट अच्छा आने से मेरी मुराद है कि अगर हमारे पास कोई 3.5 लाख लोग इंडिया में रोज इन्फेक्ट आ रहे हैं या रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव, तो कोई 3.25 लाख और 3.5 लाख के बीच में दरमियान हर रोज रिकवरी रेट भी है वैसा ही। तो जो क्रिटिकल सिचुएशन वो ये है कि कुछ आप काला बाजारी कह लो, आप कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग कह लो, कुछ आप अमानव कह लो, उन लोगों के चलते कुछ शॉर्टेजेस क्रिएट की गई, कुछ फेक मेडिसिन भी बाजार में आई। बट अब वो चीजें जो है वो धीरे धीरे काबू में आ गई है। गवर्नमेंट हैज स्वॉन इनटू एक्शन और जो लोग फर्जी रेमडेसिविर बेच रहे थे उन पे, जो स्टॉकिंग करी थी उन पे, और जो ऑक्सीजन की स्टॉकिंग करके बैठे हुए थे उनके ऊपर तो शिकंजा कसते जा रहे हैं और धीरे धीरे थिंग्स आर कमिंग बैक टू कंट्रोल। नॉर्मल तो नहीं मैं बोलूंगा, अभी कंट्रोल में चीजें धीरे धीरे आ रही है और ऐसी उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन में ये जो सर्ज है केसेस की, इसको कुछ हद तक फ्लैट किया जा सकता है। वी कैन सी फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व और उसके बाद रिवर्सल टुवर्ड्स द साउथ साइड। ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, टुवर्ड्स द साउथ साइड, लेकिन नीचे को ग्राफ आ सकता है। रामनिक जी, अचानक 10 से 11 अप्रैल तक तो कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था, सब चीजें सही चल रही थी, मैचेस चल रहे थे सारी, लेकिन अचानक ही ये चीज हुई। इसके ऊपर ये भी एक थ्योरी है या कंस्पायरेसी थ्योरी है कि ये एक अटैक था और फिर मतलब बायोलॉजिकल अटैक कह लें या कुछ भी। और इसके बाद हम 2 चीजें जो देखते हैं जो कि इस कंस्पायरेसी थ्योरी को श्योरिटी देते हैं। एक तो लद्दाख में चाइनीज आर्मी का डेवलपमेंट और जो उन्होंने वापस पाइल अप करना शुरू किया, और दूसरा एक लोकल और इंटरनेशनल मीडिया ने जो रोल अदा किया, गवर्नमेंट को टोटली टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर आप ही ने जैसे बताया और कई खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यहाँ से इतने ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, यहाँ से इतनी नकली दवाइयों की वो मिली, और काफी लोगों ने, अपॉर्चुनिस्ट लोग जैसे आपने कहा कि इन्होंने स्टॉक पाइल किए, और उनके भी ताने बाने कुछ पार्टी से मिलते थे। जैसे आज ही मुझे अभी किसी ने खबर भेजी है किसी साहब की कि वहां से उनके गोडाउन से ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं, वो केजरीवाल की पार्टी के हैं। कंसंट्रेटर्स मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले हैं। केजरीवाल का तो दिल्ली में मिला है, खान चचा की दुकान से कंसंट्रेटर्स बरामद हुए हैं। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है उनके पास से बराबर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं, उनके घरों से, उनके गोदामों से, जो इलीगली स्टॉक पाइल किए हुए। इट्स इमरजेंसी सिचुएशन और
क्या है कि साहब मतलब मैं क्या कह रहा था, अमानुष आपने उस शब्द के ऊपर शायद फोकस नहीं किया। इनह्यूमन जो है ना लोग जो है, ये दानव किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपने मुनाफे के लिए और अपने अपने बेनिफिट के लिए दे पुट ह्यूमन लाइव्स ऑन स्टेक, और लोगों की मौतें हुई हैं इनके लालच के चक्कर में हुई है। और अब हमारे संविधान में ऐसा कुछ है नहीं तो इन लोगों को तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े करके उनको मार देना चाहिए। दे डोंट डिजर्व टू लिव। समाज के अंदर जब आप एक फेलो सिटीजन की, एक फेलो ह्यूमन बीइंग की, जब आप जान की कदर नहीं करते, अब आपको उसकी जान की आपको कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, अहमियत नहीं है, आपने अपना पैसा कमाना है, तो फिर आप बेहतर है कि आप पुनः जन्म लीजिए और अगले जन्म में जो आपको परमात्मा बनाएगा उसको आप भोगिए। ये जन्म, मानव जन्म आपके लिए नहीं है। अभी जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया की बात की तो भारत के कुछ लिखारी हैं जो खुल के सामने आ गए हैं, जैसे कि एक है राना अयूब। इन्होंने अभी CNN की क्रिश्चियन अमानपुर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जर्नलिज्म इज ऑन वेंटिलेटर इन इंडिया, और खुद ये जब कह रही हैं अगर वेंटिलेटर पे होती जर्नलिज्म तो वो इस काबिल ना होती कि वो कहती वो जेल में होती, जिस हिसाब की वो जर्नलिज्म कर रही हैं। तो आप नहीं समझते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत ही नाजायज यूज हो रहा है भारत में? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है, नॉट एट स्टेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। दो तीन बातें मैं आपको बताता चलूं। आपने पहले बात करी थी एक कंट्रोवर्सी की, या एक आपने एक थ्योरी की बात करी थी सैबोटाज की। ये वी आर, देखिए मेरे को ना पता नहीं लोग इस बात को कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, पर जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं जैसे देखता हूं इस चीज को, वी आर एट वॉर। अब इस बात को कितने मेरे फेलो इंडियंस या हिंदुस्तानी इस बात से इत्तेफाक, वी आर ऑलरेडी एट वॉर। ये एक जंग है, ये जंग चल रही है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, एक कन्वेंशनल तरीका होता है जंग लड़ने का, कि दो फौजें आमने सामने खड़ी होती है, वो नहीं है। ये इट्स अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। और आपने ठीक कहा कि पहले दूसरे हफ्ते तक अप्रैल के बिल्कुल फर्स्ट क्लास सब कुछ चल रहा था 6-7 अप्रैल तक, और धीरे धीरे ये भी डिस्कशन हो रहा था कि स्कूल कॉलेजेस को लिमिटेड उसमें खोल दिया जाए, और शॉपिंग मॉल्स और वो सब, लाइफ वाज स्टार्टिंग टू कम बैक टू नॉर्मल। मैंने एक ट्वीट किया था और उसके बाद फिर मेरे को बैन कर दिया ट्विटर ने, और उसके बाद आई हैड टू डिलीट दैट ट्वीट टू कंटिन्यू यूजिंग ट्विटर। वो ट्विटर का एक पॉलिसी होती है कि आप इस ट्वीट को डिलीट कीजिए, उसके बाद आप ट्विटर को यूज कर सकते हैं 12 घंटे के अंतराल के बाद, गैप के बाद। मेरा ट्वीट क्या था? मेरा ट्वीट ये था कि मेरे को कहीं से बहुत रिलायबल बात पता लगी कि जो एयरप्लेन्स होते हैं, एयरप्लेन्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं फ्यूल जेटिसन। फ्यूल जेटिसन इज जब वो विंग्स के रास्ते अपने फ्यूल को निकालते हैं, एक्सेस फ्यूल को रिलीज करते हैं। तो उस फ्यूल जेटिसन के रास्ते से जो चाइनीज ऑफिशियल एयरलाइन है, जो चाइनीज कैरियर है, उसके जहाज जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने फ्यूल जेटिसन के रास्ते से दोबारा ये डिलीवरी ऑफ बॉम्ब किया है। ये जो कोविड हमारे ऊपर सर्ज आया है, ये दिस हैज बीन डिलीवर्ड उनके रास्ते से। तो ये मैंने ट्वीट किया था और उसके बाद फिर मेरे को ब्लॉक कर दिया गया था। उससे पहले भी मैं ब्लॉक हुआ था एक बार, उसका कारण कुछ और था। उसका कारण था कि कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन से मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, और मैंने उनके फोन नंबर और उनके व्हाट्सएप की डीपी जो है मैंने ट्वीट कर दी थी। तो ट्विटर को लगा कि साहब ये तो फ्रीडम और उनका जो प्राइवेसी है, वो मतलब उनकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो गई है, वो चाहे किसी को जान से मारने की धमकी दे, चाहे किसी को मार दे। पर ओसामा बिन लादेन मेंटालिटी वाले लोगों का, तालिबानी मेंटालिटी वाले लोगों का, ना तो फोन नंबर किसी को पता होना चाहिए, ना उनकी शक्लें किसी को दिखनी चाहिए। तो उस वक्त भी मेरे को ब्लॉक किया। मैं जो आपने बात करी राणा अयूब की, और देखिए कि हाई रेजोल्यूशन जो इमेज है, आप जाइए, आप ऑनलाइन देखिए, हाई रेजोल्यूशन इमेज $23,000 की, मीडियम रेजोल्यूशन इमेज जो है वो $14,000 की, और लो रेजोल्यूशन इमेज है वो $7,000 की। ये बेच रहे हैं हिंदुस्तान से। आप फॉरेन जर्नलिस्ट की बात करते हैं, आप इंडिया टुडे का जो कवर है उसको देख लीजिए, आपको दिखेगा कि एक शमशान घाट के बाहर उन्होंने वो दिखा रखा है कि एक लाइन में वहां पे अर्थियां रखी हुई है। सो देयर इज दे हैव डिनाइड डिग्निटी इन डेथ। और जो हमारा सनातनी कल्चर है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हम मरने के बाद जब जो भी हमारे परिजन होते हैं, उनको हम
अंतोष्टि करते हैं उनकी, हम उनको पंचभूत में लीन करते हैं, ऐसे दाग देते हैं, क्रिमेट करना जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें भी इन्होंने डिग्निटी नहीं छोड़ी। जब लोक से परलोक की यात्रा करनी है, किसी व्यक्ति ने उसको भी कमर्शलाइज कर रखा है, उसको भी बेच रहे हैं। और मैंने आपको पहले कहा, वी आर ऑलरेडी एट वॉर आरएफ भाई, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। हैड इट नॉट बीन द केस, हम सब कॉन्टिनेंट को एक गिनते हैं, हम सब कॉन्टिनेंट को एक गिनते हैं। पाकिस्तान में वो सर्ज नहीं आया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कहीं पे वो सर्ज नहीं आया जो इंडिया में सर्ज है। और इंडिया का सर्ज कंसंट्रेशन शुरू कहां से हुआ? जहां से चाइनीज ऑफिशियल एयरलाइन ऑपरेट करता है, मुंबई, दिल्ली, जिन एरियाज में उनकी सर्विसेज सस्पेंडेड है, उन एरियाज में उस तरीके का सर्च देखने को भी नहीं मिला। तो ये एक ऐसी चीज है जो विच कैन बी वेरीफाइड, है ना, एटलीस्ट ऑन स्केल्स ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक। आप एक बार उसको निकाल के देखिए। अब आपने नाम लिया राणा यूथ का, मैं कहता हूं बरखा दत्त। बरखा दत्त क्या है? वो डब्बा लैपटॉप लेके वो शमशान घाटों के बाहर बैठी हुई है और वहां से वो रिपोर्टिंग कर रही है। किस लिए कर रही है भाई? तू किस लिए कर रही है भाई? द पॉइंट हियर इज, आप वो गिनती बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई इतने लोगों का कोविड के कारण देहांत हो गया और इस जगह पे इतने इतने लोगों को अंत्येष्टि दी गई या वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको वहां जाके संस्कार को कवर करना जरूरी है क्या? और उन इमेजेस को आपको विदेशी मीडिया को बेचना जरूरी है क्या? वी आर नॉट जस्ट एट वॉर इन ऑन अ बायोलॉजिकल स्केल। यू नो, ये जो आप ये मान के चलिए कि जब आपको पाकिस्तान जैसा एक मुल्क कहता है कि जी हम आपको ऑफर करेंगे, हेल्प ऑफर करेंगे, अरे भिखारी हो, तुम्हारे खुद के पास खाने को नहीं है, तुम मरते मरते भी जो है तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम हिंदुस्तान के ऊपर कहीं एक प्रहार कर दो, तुम्हारी जो फितरत है वो बदलती नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में तुम्हारे वजीर आजम भी और तुम्हारे आर्मी चीफ भी ये बात कहते हैं कि साहब हमने अच्छे रिलेशन बनाने, हमने करना, हमने वो करना, और उसके बावजूद तुम जो कोवर्ट तुम्हारी एक वॉर है इंडिया के साथ वो तुम जारी रखते हो। तुम एलसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तुम सीजफायर की बात करते हो, फिर तुम यहां से ड्रग्स पुश करते हो पंजाब बॉर्डर से। पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑन रिकॉर्ड है ना भाई कि जी हमारे पास यहाँ से ड्रोन से ड्रग्स फेंक रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं। क्यों कर रहे हो फिर? व्हाई आर यू डूइंग इट? फिर तुम खालिस्तानियों को क्यों हवा दे रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग इट? इट्स अ नॉन कन्वेंशनल वॉर व्हिच हैज बीन अनलीश्ड अपॉन इंडिया, और इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत से लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। और उसके अंदर दिक्कत ना सिर्फ चीनियों को और पाकिस्तानियों को, उसके अंदर बहुत हद तक दिक्कत यूरोपियंस को और अमेरिकन को भी है। कभी अगर हिंदुस्तान जैसा उनकी नजरों में एक थर्ड ग्रेड गरीब भिखारी मुल्क, उनकी नजरों से वो एक विश्व गुरु बनने की तरफ चल पड़ा, वो दुनिया के 87 मुल्कों को वैक्सीन दे रहा है, वो वैक्सीन की प्रोडक्शन इतने बड़े स्केल पे कर रहा है, वो पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट यानी कि 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने मुल्क के अंदर वो अचीव कर चुका है। वो यहां तक कि पाकिस्तान को 4.5 करोड़ वैक्सीन देने की बात कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है भाई? $1.25 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है जी फार्मास्यूटिकल। और फार्मास्यूटिकल नहीं, फार्मास्यूटिकल बड़ी है, फार्मास्यूटिकल में सिर्फ वैक्सीन $1.25 ट्रिलियन की एक मार्केट है। उस $1.25 ट्रिलियन की मार्केट अगर भारत के लिए, इंडिया के लिए खुल जाएगी, तो इन लोगों का जो, देखिए फार्मास्यूटिकल हो गया, वॉर हो गया, रिलीजन हो गया, दीज आर द लार्जेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े धंधे जो है ना, उनमें से सबसे बड़ा धंधा मैं मानता हूं कि वो है रिलीजन, उसके बाद डिफेंस, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल। और ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह ये वो इंडस्ट्री बहुत पीछे है भाई, ये बहुत पीछे है। तो ये सबसे बड़े धंधे हैं दुनिया के। तो इन धंधों में से एक जो सबसे बड़ा धंधा है फार्मास्यूटिकल, अगर उसके अंदर इंडिया अपनी पैठ बना रहा है और ग्लोबली एक उसकी रेपुटेशन डेवलप हो रही है, और इंटरनली उसकी दुनिया प्रेज कर रही है कि उन्होंने किस तरीके से अपने मुल्क के अंदर कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल किया, अपने मुल्क के अंदर कोविड की सिचुएशन को उतना नहीं बिखरने दिया या फैलने दिया। और एक चीज और, सबसे ज्यादा बुरे हाल नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में से आते हैं, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो ये रीजंस क्या है कि भाई आपको, हाउ इज इट दैट यू परमिट ऑल ऑफ दिस टू हैपन? तो ये ना आरिफ भाई, इसके पीछे ना ये परतें खुलेंगी कुछ वक्त बाद, आई एम श्योर ये खुलेंगी जरूर।
बट मैं दोहराऊंगा और मैं तीसरी बार आप इस टॉक शो पे कह रहा हूं कि वी आर ऑलरेडी एट वॉर। हम जंग की सूरत जंग में है, हम इस वक्त जंग के हालात है, और वो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है इस कोविड के रास्ते। और ये जो बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इंडिया को एड दी जा रही है, जी हम उनको वहां, जी वो गरीब है, वो गुर्बत में है, उनको तकलीफ, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है। और उसके ऊपर जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई दिस व्हाट यू कॉल एड इज व्हाट वी कॉल फ्रेंडशिप। जब तुम्हारे को जरूरत थी तब हमने तुम्हारे को HCQ दी, जब दुनिया को जरूरत थी और हम उस हालत में थे तो हमने दुनिया के 87 मुल्कों को वैक्सीन भी दी। तो जिसको तुम एड बोलते हो उसको हम दोस्ती बोलते हैं, क्योंकि जब हमने ये दी हमने उसको वैक्सीन मैत्री कहा, हमने उसको इंडो यूएस फ्रेंडशिप कहा, या हमने उसको इंडो यूरोपियन फ्रेंडशिप कहा। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की बात कर रहे हैं ना, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिन लास्ट करना भी नहीं चाहिए। ये सर्च थोड़ी सी इट शुड कम डाउन, और जैसे वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, और अब तो 18+ की आबादी के लिए वैक्सीनेशन खोल दिए गए हैं, और 3 वैक्सीन के वेरिएंट्स हैं, और 1 या 2 वैक्सीन के और वेरिएंट्स जो है वो अप्रूवल के लिए, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड। तो अगर हमारे पास ऑप्शंस 4 या 5 वैक्सीन के हो जाएंगे, आई थिंक वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन फ्रॉम लेट्स से 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आज अपन बैठे मई में, तो लेट्स से अराउंड समटाइम अराउंड अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, लेट अक्टूबर, वी विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। और ये जो आपने कहा कि जी चाइनीज आर ट्राइंग टू बिल्ड अप, ये फिर मार खा के जाएंगे, ये फिर मार खा के जाएंगे, बिकॉज इंडियन डिफेंस फोर्सेज वर ऑलवेज केपेबल। और चाइना ने जो तथाकथित सक्सेस है वो इसलिए थी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को उस वक्त पंडित नेहरू ने अलाउ नहीं किया एंगेज करने के लिए, और इंडियन एयरफोर्स को अब और मजबूत कर रही है हमारी सरकार, चाहे वो रफाल के माध्यम से या और हो, चाहे ब्रह्मोस हो, या कितने डिफेंस सिस्टम्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और एक पॉलिटिकल विल है इस बार टू डिफेंड एवरी सिंगल इंच ऑफ द इंडियन टेरिटरी, उसको डिफेंड करने की अब एक पॉलिटिकल विल भी है। तो ये फिर मार खा के जाएंगे, ये फिर पिटेंगे। रामनिक जी, आपकी इस सारी बातों से कई सवाल निकलते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसी ज़िम्न में, जो आपने शमशान घाट की बात की और ये सारी चीजें, तो कई पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें मैं देखता हूं कि वो बराबर ये बात कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तबाह की थी इसलिए अल्लाह ने हिंदुओं को सबक दिया है, देखो खाली शमशान घाट में लोग मर रहे हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये एजुकेटेड वायरस है क्या, जो देख के पढ़ के कोई मुसलमान है उसको नहीं लग रहा और हिंदू को लग रहा है, क्या जिहादी वायरस है, या ये क्यों खाली खबरें शमशान घाट की आ रही हैं, कब्रिस्तानों की नहीं आ रही? देखिए, मैं आपको ना उसके 2 कारण बताता हूं। पहला कारण यह है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, वहां पे खबर बिकेगी शमशान घाटों की। चाहे वो चाइना के ऑफिशियल जो उनके सरकारी दायरों के वीबो हैंडल्स है, उनके ऊपर वो अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की जो फायर है उसको हमारी यहाँ पे जलती हुई चिताओं की आग के साथ कंपेयर करें, वो हो, या ये देखो, इस सैडिस्टिक सेटिस्फैक्शन मिलता है पाकिस्तान को। हिंदू मर गए, सिख मर गए, उनको एक सैडिस्टिक सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मैं बताऊं, उनको कोई बहुत फर्क पड़ता भी नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमान मर भी रहे हैं या नहीं मर रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अपने मुल्क में मरने वाले मुसलमानों को उनको उनके मन में कोई हमदर्दी थोड़ी ना उनके लिए। और ये जब आप इस्लाम के अंदर, आप जब फिरकों में आप इस्लाम को डिवाइड करके और आप ये कहते हो कि उस फिरके के मुसलमान को या सुन्नी मुसलमान को या इस बिलीफ के मुसलमान को मारने से आपको जन्नत नसीब होगी, तो आप लोग सब जाइए ना जन्नत में, क्या दिक्कत है? तुम इसको मारो, वो उसको मारे, तो करो आप, who's stopping you from doing that? बट ये सैडिस्टिक प्लेजर जो ले रहे हैं और इनको सैडिस्टिक प्लेजर देने वाले ये जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब बिकता है यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर, या ये पाकिस्तानी जो है, दे विल बी हैप्पी टू पे फॉर ऑल दिस। और ये लोग तो सारे, आपने 2-3 पत्रकारों का नाम लिया, 2-3 का मैंने नाम लिया, ये तो पे रोल्स पे है यार।
इनको तो देखिए दो चीजें हुई, एक तो ये हो गए जी यतीम, जब से मोदी आया सेंटर में ये लोग हो गए यतीम, इनको पूछने वाला, इनको प्रायोरिटी प्रेफरेंस और प्रिविलेज देने वाला, इनके रिकमेंडेशन के ऊपर टिकटे बांटने वाले, इनके रिकमेंडेशन के ऊपर मंत्री बनाने वाले तो चले गए। इनका जो एक सरकार के अंदर दखल था, इनका जो गवर्नमेंट के अंदर दखल था, वो तो हो गया खत्म। अब ये इनको चाहिए रेलेवेंस। अब इनको रेलेवेंस चाहिए तो दिक्कत ये है कि जो करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन जो है ना, वेस्ट की वैलिडेशन को बहुत तवज्जो देती है। जिस दिन यू स्टॉप गिविंग अ एफ अबाउट क्या सोचता है वेस्ट, उस दिन चीजें भी बड़े अच्छे से सॉर्ट हो जाएंगे और ये लोग भी सॉर्ट हो जाएंगे। और ये लोग तो सब क्या टुकड़ों में पलने वाले लोग हैं। इनके आगे तो वो कहते हैं कि यार ये पकड़ हड्डी, और टॉमी हुश और टॉमी और ये टिम्मी लग जाते हैं बो करते हुए, पहुंच जाते हैं जहां पे इनको पहुंचाया जाता है, जहां पे इनके आका बोलते हैं कि वहां जाओ, उसके ऊपर कुछ करो, उसके ऊपर कुछ करो, वो लगे हुए सब, उनका कोई दिक्कत थोड़ी ना। और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इसमें से सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं, या जो ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त किसी के परिजन के मरने का दुख, फर्ज कर लीजिए किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, रिलेशंस है ना जिनकी मौतें हो रही हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जंग के हालात है, और इस जंग में हमारे सिविलियंस मर रहे हैं। उसको, हमारे दुख को, हमारी ग्रीफ को, या वो आखिरी वक्त की जो मौत के बाद की एक डिग्निटी है, उसको बेच के अगर इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमने अपना पैसा कमाना है, हमने शोहरत कमानी है, हमने अपने मुल्क को, अपने समाज को, अपनी कौम को, अपने लोगों को नीचा दिखा के हमने वो दौलत, वो शोहरत कमानी है, तो करना है भाई। और भारत तो है ही कर्म की भूमि, ये कर्म तुम्हारे पर लौट के आएगा। आप वो बीजो जो आप काट सको। अगर आप बबूल का पेड़ काट सकते हो, कांटे अगर आप सहन कर सकते हो तो आप वो करो, और अगर नहीं कर सकते देन यू बेटर गेट योर एक्ट टुगेदर। और आपका ऑब्जर्वेशन, मैं पता नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं पता नहीं हजारों बारी बात कह चुका हूं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा है। इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हमारे को चाहिए नहीं। सोशल मीडिया हो या ये यूट्यूबर्स हो, इसके ऊपर जो जिस तरीके से एंटी नेशनल नैरेटिव चलाया जाता है और उसको एकदम हाथों हाथ लेते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। और ये टॉलरेट हो रहा है, इसलिए नॉनसेंस रिपीट हो रही है। आपको पता है ना साहब, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इलाज किया जाता है। अब हमारी कंट्री वैसी ऑटोक्रेटिक है नहीं, वैसे हमारे यहाँ पे मिलिट्री शासन नहीं है, या जो एक पर्दे के पीछे से राज चलाने वाली फौज नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल विशुद्ध रूप से बिल्कुल पॉलिटिकल सरकारें हैं, और जो सरकार जनता यहाँ से जिता के कलेक्ट करके बेचती है, वो अपने हिसाब से मुल्क को चलाती है। पर कहीं ना कहीं इट शुड नाउ बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट और द स्टेट पॉलिसी, कि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दे कैन नॉट बी अलाउड टू गो अनअबेटेड, अनक्वेश्चन्ड। इनको टोका टाकी होनी चाहिए, और इनका इलाज भी किया जाना चाहिए। और अभी तक जो इलाज करने का प्रोसीजर था कांग्रेस का, वो ये था कि इनको खरीद लो, इनको खरीद लो, इनको पैसे दो, इनको खरीद लो, और ये फिर जोन सा आप बोलोगे कि भैरवी गाओ तो ये भैरवी गाएंगे, ठुमरी गाओ तो ठुमरी गाएंगे, तो आप जोन सा राग बोलोगे वो राग अलापेंगे। तो वो काम अब यहाँ पे हो नहीं रहा ना, इनके आगे पैसा फेंका जा रहा था, हड्डी फेंकी जा रही है। तो जहां से मिल रहा है ये उनकी सेवा कर रहे हैं। रमनीक जी, आपने कहा भारत में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं। अब वेस्ट में भी जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो उसके ऊपर काफी कंट्रोल है। जैसे हॉलोकॉस्ट पे आप बात नहीं कर सकते इधर, आप यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आपको बात करने की इजाजत नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हाल है कि आपके ट्विटर के ऊपर बार बार बैन लग रहा है। कंगना जी के 4 मिलियन फॉलोअर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया परमानेंटली। इवन सिटिंग प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ट्रंप को बैन कर दिया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौन सा ऐसा कयामत ढा दी थी जो कि ये लोग कर रहे हैं। तो भारत को भी क्या पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? और ये जो लेफ्ट का सोशल मीडिया है,
ये क्यों इस तरह बार बार? आपने तो अपना वजह बता दी कि आपके ट्विटर के ऊपर 2 बार जो हुआ वो क्यों वजह हुई, लेकिन वो वजह इनफ तो नहीं थी। आपकी जान को खतरा था, आपके फतवे निकले हुए थे कुछ लोगों से जो पाकिस्तान बैक थे इंग्लैंड से, तो आप अगर उनको एक्सपोज भी नहीं करोगे तो फिर आप क्या चुपचाप मर जाओगे क्या? तो ये चीजें हैं, तो भारत क्या करे ऐसा? क्योंकि कू एप्लीकेशन या ये एप्लीकेशन कई चीजें लॉन्च हुई हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, उनका कोई इस वक्त वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और ये लोग जिसकी मर्जी आती है उसको बैन कर देते हैं। क्या करे भारत सरकार या भारत के लोग? नहीं, वो इस फील्ड के आरिफ भाई बहुत एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर बहुत इलाबोरेट कमेंट्स किए हुए, कमेंट्रीज है लोगों की। सबसे पहला तो ये है कि आप एप्लीकेशन बना लेते हो, आपके पास अपना सर्वर नहीं होता, तो सर्वर फार्म्स की जरूरत है। सबसे पहले तो भारत को एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर भी नीड आवर ओन सर्वर्स। तो जब तक आपके पास अपनी होस्टिंग नहीं होगी, अपने सर्वर्स नहीं होंगे, और आपके पास आपके रोबस्ट एप्लीकेशन अपने नहीं होंगे, जैसे चाइना ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। चाइना इज अ क्लोज सोसाइटी ना, उन्होंने अंदर अंदर अपने क्रिएट कर रखा है सब कुछ, और वो अपने मुल्क के अंदर के तो जो उनके एप्लीकेशन है उनको तो वो कंट्रोल करते हैं, 100% सेंसर करते हैं। बल्कि बाहर के भी जो, चाहे ट्विटर है, आपने अभी उदाहरण दिया मेरा, चलो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी क्या हैसियत औकात है, और अगर मैं आज हूं और कल नहीं भी हूं तो क्या फर्क पड़ता है यार? इस जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर हमारे जैसे कई आए और कई गए, ठीक है, हम लोग काउंट नहीं करते। बट आपने बात करी इसकी डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की गलती क्या होगी कि ट्विटर का जो मालिक है जैक, उसकी ससुराल के बारे में वो बोल गया। मेरी भी गलती क्या होगी कि मैं जैक की ससुराल के बारे में बोल देता हूँ। अब जैक की ससुराल चाइना में, अब अपनी ससुराल के बारे में कौन सुनता है भाई? मैं तो नहीं सुनूंगा। अगर मेरी ससुराल के बारे में कोई गलत बोलेगा मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं भी कहूंगा भाई अपने आप को ठीक कर, चाहे वो गलती हो, ठीक है। तो अब अगर हम जैक की ससुराल के बारे में गलत बोलेंगे, या जो जैक की ससुराल के रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं उनके बारे में बोलेंगे, या ये जो नापाक हरकतें कर रहे हैं उसको अगर हम एक्सपोज उजागर करने की कोशिश करेंगे, तो ससुराल वाले जो है उनका, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है, तो रिपोर्टिंग करते हैं ऐसे रिश्तेदार, और वो बोलता है कि चलो भैया इसको बंद कर दो, चलो इसको 12 घंटे के लिए बंद कर दो, छोटा आदमी है, इसका 26-27 हजार फॉलोअर है, ज्यादा लोग है नहीं। क्योंकि मेरे फॉलोअर तो बढ़ ही नहीं रहे, मेरे तो बढ़ते फिर घट जाते हैं, 1000 बढ़ता है फिर 1000 घट जाता है। ये बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं कभी बोलता नहीं, मैं ठीक है यार इनको करने दो जो करते हैं। पर कंगना की बात आती है तो अभी ना हमारे पास बहुत सीरियस टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। कंगना के फॉलोअर्स थे डेफिनेटली, और इसके अंदर कोई डाउट नहीं, कंगना को उनको बैन नहीं भी करना चाहिए था, परमानेंटली सस्पेंड तो नहीं करना चाहिए था। पर एक अच्छी चीज हुई ना सारे के सारे बार्गेन के अंदर, कि कंगना और डोनाल्ड ट्रंप बराबर लाके खड़े कर दिए। इनकी नजरों में डोनाल्ड ट्रंप और कंगना बराबर है, तो ये चीजें कंगना के लिए तो बहुत अच्छा है। उसको तो इन्होंने बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ी उपाधि दे दी और ट्रंप के बराबर खड़ा कर दिया। और दिलचस्प देखो चीज क्या है कि एक प्राइवेट एंटिटी है ट्विटर, प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी जो ऑपरेट करती है यूएस के अंदर भी, और उनको पता था कि यार इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो सब रिग्ड है और क्या सीन है, दे न्यू एवरीथिंग बिफोर इट। पर यूनाइटेड स्टेट्स के जिस आदमी के पास न्यूक्लियर कोड है, उसको न्यूक्लियर फुटबॉल बोलते हैं उस ब्रीफकेस को, उसके पास न्यूक्लियर लॉन्च की अथॉरिटी है, उसके पास ये है कि वो किसी दुनिया के मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है, कहीं पे न्यूक्लियर बम फेंक सकता है, पर वो कीबोर्ड लेके अपने ट्विटर के ऊपर टाइप नहीं कर सकता। तो ये देखो, ये सब चीजें जो है ना, ये एक रैशनली सोचने की बात है, और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस तरफ इतनी तवज्जो या ध्यान है भारत का या सरकार का। देखो ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ये प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है इसके अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल ज्यादा नहीं तो 500-700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी इनिशियली एक अच्छा सर्वर फार्म सेटअप करने के लिए, उसके बाद वो आगे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसमें से इनकम भी आती है, उसमें से रेवेन्यू भी जनरेट होता है। पर वो प्रायोरिटी सेक्टर में भी किसी के है नहीं, तो एक वो मैटर ऐसा है फिलहाल के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ 1400 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਸਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। और जो सिख शेरे पंजाब है, फिर दाता अली हजवेरी कौन है?
शर्मे वारे असी अंदर वड़िया तुसा की समझा असी चुप ता इंज नहीं होना जिन्होंने सिख जिन्हों का शेरे पंजाब सिख समेत अमृतसर चले जान ऐसे ते भाटी चौक 1000 साल बाबा साडा बैठा खाके पंजाब अजदमे जिंदा गश्त। रामनिक जी थोड़ा टॉपिक्स चेंज करते हैं। हमारे पंजाब के शेर लोग होते हैं। पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह से अचानक मोहब्बत जाग गई। जैसे कि आप तो स्टडी करते हैं, आज से कुछ सालों पहले तो वहां पे महाराजा रंजीत सिंह को गलत समझा जाता था पंजाब में, और उनके बारे में गलत बातें भी होती थी। लेकिन अचानक ये जो खालिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान ने चलाई तो उसमें महाराजा रंजीत सिंह से मोहब्बत बढ़ गई। एक उनका स्टैच्यू लगाया गया लाहौर में जिसके नीचे लिखा शेरे पंजाब। तो एक खादिम हुसैन रिजवी है जिसको कि मैं खादिम गालवी कहता हूं, वो बनता तो मौलवी है लेकिन माँ बहन की गालियां दे रहा होता है पब्लिकली। तो वो बहुत मर गया अब तो वो जनवरी में। तो वो उसने एक तकरीर की थी, इसने कहा कि ये शेर पंजाब लिखा है महाराजा रंजीत सिंह की, ये सिख कैसे शेर पंजाब हो सकता? शेर पंजाब तो दातागंज बख्श है। अब मैं तो पंजाबी नहीं हूं लेकिन मेरी जिंदगी पंजाबियों में गुजरी है, सिखों में भी और पाकिस्तानी पंजाबियों में। मैं पहला सवाल तो यह है कि दातागंज बख्श तो बगदाद से आए थे, वो तो अरब थे, वो कहां से शेर पंजाब हो गए? नंबर 1। नंबर 2 ये कि पंजाबियों की एक खासियत है कि वो डरते वरते नहीं है किसी से। जो बात है मुंह पे करेंगे, सामने वार करेंगे, पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के जो पंजाबी हैं, पाकिस्तान के पंजाबी, उन्होंने तो हमेशा पीठ पीछे वार किया है। तो आप जरा मुझे बीइंग ए पंजाबी ये बता दें कि शेर पंजाब क्या ये कन्वर्टेड पंजाबी है या जो असल पंजाबी है? मैं ना आपको बिल्कुल कंटेम्पररी में जो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जिससे आप बड़े अच्छे से उस बात को समझ जाएंगे। ये कोविड आया ना साहब, तो कोविड के बाद में लोगों ने कहना शुरू किया साहब इसका एक म्यूटेंट वर्जन आ गया है, ये म्यूटेट कर गया, अब ये तब्दील हो गया है ना। तो ये जो सिखों से मुसलमान बने, ये जो पंजाबी अपने आप को कहते हैं कि जी असी जट होंगे हैं जी, असी ये हैं जी, असी वी आर प्राउड, वी आर राजपूत एंड फलाना, ये सब म्यूटेटेड वर्जन है समझ रहे? तो जब ये म्यूटेट हो गए ना, तो इनकी म्यूटेशन के बाद जो इनकी, या आप कह लीजिए जो हमारे कल्चर के अंदर या जो हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर, हमारे खून के अंदर जो चीजें हैं वो इनके अंदर से म्यूटेट हो गई कल्चरली, क्योंकि इनको और बड़ा गंद पढ़ा दिया गया। और मेरे को कोई शर्म नहीं, मैं खुले में बोलता हूँ, इस्लाम जो है इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। इसको आप रिलीजन मत मानो, ये धर्म नहीं है भाई, धर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट, प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट, है ना। और इसका ये होता है कि आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, या तो तुम बन जाओ मुसलमान, मैं मारूंगा तुम्हारे, सीधी सी बात है। तो ये खादिम हुसैन रिजवी को जनवरी के अंदर ये कोविड का बहाना लगा के ये चढ़ा दिया है एसआई ने गाड़ी, और वो कोविड कुछ नहीं था उसको, वो बन गया था इनके लिए रिस्क, और उसको मारना हो गया था जरूरी, और उसको दिया मार, ठीक है। उसके बाद जो ये इसका बेटा है खादिम हुसैन रिजवी का साथ, तो इनके भी एक जो इनकी तहरीक लबैक में जो इनकी सक्सेशन थी, उसके अंदर भी इन्होंने कोशिश करी कि किसी दूसरे को बिठा दें साथ की जगह, और वो इनको बैकफायर कर गया। पहले तो इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, फिर उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के इन्होंने बातचीत करके वो दोबारा टेबल के ऊपर लाकर उन्होंने सेटलमेंट्स करी। तो मतलब कहने का ये है कि अब ये म्यूटेटेड वर्जन जो है ना वो स्टैंड लेने के काबिल नहीं है। वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ये म्यूटेटेड वर्जन की पहचान आज से नहीं, ये कभी से आप उठा के देख लीजिए। और सिखों के अंदर और जो ये कन्वर्ट होने के बाद मुसलमान बनके, उनके अंदर एक बेसिक फर्क जो है ना वो ये है कि हम अपनी जुबान देने के बाद जुबान के लिए मर सकते हैं, कट सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और वो कुछ हद तक वो जो चीजें हैं वो पठानों के अंदर भी है। पर ये लोग जो है ना ये अलतकिया को फॉलो करते हैं कि झूठ बोल दो मौके के लिए, और जो एक काफिर है, काफिर को झूठ बोलने में कोई गुनाह नहीं है, और एक मोमिन दूसरे मोमिन को भी अगर झूठ बोल दे तो वो अलतकिया के तहत वो ले लो कि भी हम झूठ बोल सकते हैं, वो हराम या हलाल है। तो जब
आपको पढ़ाया ही वो जा रहा है तो आपने तो म्यूटेट होना ही है। अच्छा, अब आपने बात करी महाराजा रणजीत सिंह की, शेर पंजाब की, तो मैं आपको ना शेर पंजाब के अलावा भी कई सारे टाइटल्स है महाराजा रणजीत सिंह के, सरकारे खालसा, शेर पंजाब और पारस, इनको पारस भी कहा जाता है। वो मैं आई विल टेल यू इन एलैबोरेट की स्टोरी सारी महाराज रणजीत सिंह की, इनको पारस भी क्यों कहा जाता है। बट इनकी जो फैमिली का एक बैकग्राउंड है ना, वो फैमिली का बैकग्राउंड आपको लेना पड़ेगा। इनके दादा परदादा हुआ करते थे, उनका नाम था बुद्धमल, ठीक है। तो बुद्धमल जी जो है ये 10वीं पातशाही साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह के पास अमृत की दात लेने के लिए, खंडे बाटे की दात लेने के लिए उनके पास पहुंचे, और महाराज 10वीं पातशाही ने उनको अमृत की दात चखा के उनको सिख बनाया और उनका नाम रखा गया बुद्ध सिंह। तो जो बुद्ध सिंह हुए, बुद्ध सिंह ऐसे एक वॉरियर हुए, योद्धा हुए, उनके शरीर पे तलवारों के, नेजों के 40 अलग अलग निशान थे शरीर के ऊपर अलग अलग। 50 बार उन्होंने झेलम और चनाब जो है वो आर पार करी जंगे लड़ते हुए। बुद्ध सिंह के आगे, बुद्ध सिंह जी एक बड़ी खास बात है, उनकी घोड़ी होती थी, उनकी घोड़ी का नाम था देसा। तो वो इतना उनका नाम, उनकी घोड़ी का नाम उनके साथ जुड़ा कि उनका नाम जब लोग लेते थे तो कहते थे देसा बुद्ध सिंह। तो घोड़ी का नाम पहले लेते थे और उनका बुद्ध सिंह का नाम बाद में लेते थे। बुद्ध सिंह के 2 बच्चे हुए, नोद सिंह और चंदा सिंह। नोद सिंह जो है उन्होंने गुजरावाला में शुक्र चक्रिया मिसल जो है वो चलाई, और चंदा सिंह जो है उन्होंने संदल वालिया जो है, संदल वालिया मिसल, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो नोद सिंह के आगे 4 लड़के हुए, चरत सिंह, चेत सिंह, माघी सिंह और अदक सिंह। तो अब मैं आपको ये क्यों रीजन बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं ये आई विल कंक्लूड, मैं बताऊंगा बाद में। तो चरत सिंह के आगे बेटे हुए महासिंह। चरत सिंह वो आदमी है जिन्होंने, ये कुपरखेड़े का मैदान था जहां पे जंग हो रही थी अब्दाली के साथ। तो ये चरत सिंह ने अब्दाली को ललकारा था कि भी आ अब्दाली, तेरे साथ लड़ते हैं, तेरे साथ जंग करते हैं। इन्होंने मैदानी जंग में, कुपरखेड़े की जंग में अब्दाली को ललकारा था। तो उसके बाद इनके जी 2 बेटे हुए, महासिंह और सोज सिंह। जो महासिंह है, महासिंह की शादी हुई जींद के राजा थे गजपत सिंह। गजपत सिंह की बेटी के साथ, उनका नाम था राजकौर मलवैन, राजकौर जी के साथ इनकी शादी हुई, और इनके लड़का हुआ 13 नवंबर 1780 में गुजरावाला में, जिसका नाम रखा गया रणजीत सिंह, जो आगे चल के महाराजा बनेंगे। 1780 की ये बात है जब इनकी पैदाइश हुई। अब मैं ये इतनी लंबी कहानी मैंने आपको 10वीं पातशाही से लेके 1699 में जब उनके पिता, उनके जो दादा है, उन्होंने, परदादा है, उन्होंने सिक्खी में आए, उन्होंने खंडे बाटी की दात अमृत छका, उन्होंने गुरसिख बने वो। और तब से लेके महाराजा रणजीत सिंह तक क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि इनकी पुश्ते पंजाब की है। ये बगदाद से या अफगानिस्तान से नहीं आए, ये अरब नहीं थे, ये पख्तून नहीं थे, ये पंजाबी थे, प्योरली पुश्त दर पुश्त ये पंजाबी है। और ये वो वाहिद आदमी है जिसने पठानों के पैर उल्टे मोड़े। जनरल हरि सिंह नलवा इनके जनरल होते थे। ये उन लोगों में से है जिन्होंने पठानों को उनके घर में घुस के मारा। और मैं हरि सिंह नलवा की मैं कई बार वो बात बताता हूं कि सलवारें पहना दी थी सब पठानों को, और आज भी ये लोग बड़े शौक से और बड़े उससे हुरूर से पहनते हैं सलवार कमीज। जो सलवार कमीज औरतों की वर्दी थी, और इसलिए पहनाई थी कि उनको पता था कि रणजीत सिंह की फौज है, ये हरि सिंह नलवा की फौज है, और ये औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, तो उन्होंने अपना पहनावा बदला। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद जब से महाराजा रणजीत सिंह छोटी उम्र से थे, उनको उनकी जो सास है सदा कौर जी, उन्होंने बहुत जो स्किल है, क्राफ्ट है, स्टेट क्राफ्ट है, उनको वो सिखाई। और इनकी एक खासियत है कि ये कभी भी जंग नहीं हारे। 1799 में इन्होंने, 1799 में इन्होंने लाहौर फतेह कर लिया था, और 1801 में इनको सब सरदारों ने और वहां के जो
और लोग थे, उन्होंने इनको कहा कि साहब अब हमने आपका राज तिलक करना है, हमने आपको महाराजा डिक्लेयर करना है। इन्होंने इनिशियली मना किया, पर ये बाद में बात को मान गए और इनको तिलक करने वाले जो है वो बाबा साहिब सिंह बेदी थे, ऊना वाले बाबा साहिब सिंह बेदी ने इनको तिलक करके महाराजा की उपाधि जो है वहां से उनको दवाजा। इन्होंने महाराजा बनने के बाद जो इस्लामिक इन्वेडर्स ने मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े थे उनको दोबारा तामील करवाया। इन्होंने अपने राज में कभी भी किसी भी आदमी को या किसी भी औरत को, किसी भी इंसान को उसके धर्म मजहब के ऊपर कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। और एक बहुत दिलचस्प मैं आपको बात बताऊं, महाराजा रणजीत सिंह का 40 साल का तकरीबन जो है ना राज रहा, उसके अंदर इन्होंने कभी एक भी आदमी को मौत की सजा नहीं दी, नॉट वंस। और इनकी फौज के अंदर हर धर्म का, हर जात का आदमी रहा, हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सिख तो थे ही थे। इनके फौज में नेपोलियन के हारने के बाद जो यूरोप से आए हुए जर्नैल थे वो यूरोपियन क्रिश्चियंस भी थे इनकी फौज में। एक ब्रिटिशर्स को छोड़ के ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऊपर ये एतबार नहीं करते थे, ब्रिटिशर्स के ऊपर एतबार ना करने के कारण इन्होंने ब्रिटिश को छोड़ के और इन्होंने हर मजहब के, हर जगह के, यूरोप के हर तरफ के लोगों को अपने साथ रखा। और जब महाराजा बनने के बाद इनसे ये कहा गया, देखिए इनका जो रूल था ना वो लद्दाख तक रहा। लद्दाख में नाम था उनका डोगरा जोरावर सिंह। डोगरा जोरावर सिंह जो इनके फाइटर थे, उन्होंने जाके लद्दाख फतेह किया था। और ये अफगानिस्तान के ऊपर फतेह आपको पता ही है, जनरल हरि सिंह नलवा ने करी है। तो जब एक बार इनको ये बताया, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि अब्दाली को ललकारा था इनके दादा ने, तरत सिंह ने। तो शाहजमान जो है, शाहजमान बैठा हुआ था किले में, तो शाहजमान ने कहा कि यार ये सिख मेरे घोड़े की टापों की आवाज सुन के भाग जाते हैं, ये नजर नहीं आते, ये दौड़ जाते हैं। तो ये बात आके महाराजा रणजीत सिंह को किसी ने बताई कि भाई जो शाहजमान है वो तो आपके बारे में ये कह रहा है कि ये सिख जो है, ये सिखों के बारे में कह रहा है कि ये मेरे घोड़े की टापों की आवाज सुन के भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, नजर नहीं आते। तो ये अपने दरबार में कह रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो है घोड़ा उठाया और ये चले गए लाहौर के किले के दरवाजे पर। उसने शाहजमान को ललकारा, शाहजमान को बोला कि शाहजमान, मैं चरत सिंह का पोता हूं, मेरे दादे ने तेरे दादे को ललकारा था, आज मेरे दादे का पोता दूसरे पोते को ललकार रहा, आजा जंग कर लेते हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं कि शाहजमान इतना डर गया, तो उसके बाद उसने ये ललकारने की बात छोड़ी और बाद में आपको पता है लाहौर उन्होंने फतेह कर ही लिया था। तो इनके बारे में था जी और बहुत सी चीजें हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह साहब की बात आई तो उनसे, उनके दरबारियों, जब ये महाराजा बने तो दरबारियों ने कहा कि साहब अब हम यहाँ पे सिक्का चलाएंगे, क्योंकि जो राजा होता है, जो महाराजा होता है, महाराजा का सिक्का चलता है। तो वो सिक्के के लिए पूछने लगे कि सिक्के के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए। किसी ने कहा कि जी आप चरत सिंह का नाम लिखो, किसी ने कहा जी महासिंह का, किसी ने कहा कि जी नहीं महाराजा आप है तो रणजीत सिंह के नाम का सिक्का होना चाहिए। तो उन्होंने इस बात से मना किया और जब सबकी बात सुन ली, उन्होंने आखिर में बोला कि ये राज किसका है, ये राज तो गुरु नानक साहब का दिया हुआ है, ये मेरा राज थोड़ी ना है, ये तो मैं तो उसकी बख्शिश से बैठा हूं, इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो नानक शाही रुपया और नानक शाही पैसा, ये सिक्का जो निकाला, नानक शाही पैसा निकाला, नानक शाही सिक्का निकाला और कहा कि सिक्का गुरु नानक के नाम का चलना चाहिए, सिक्का मेरे नाम का नहीं चलना चाहिए, कि मैं आज हूं मैं कल नहीं हूंगा, पर मेरे गुरु का नाम सदा रहना चाहिए। तो जब सिक्का बन के तैयार हुआ, उस पे लिखा गया देगो तेगो फतेह नुसरत बेद रंग जब्द अद नानक गुरु गोबिंद सिंह, के ये जो देग तेग फतेह और ये किसकी कृपा से, ये किसके आशीर्वाद से, तो ये नुसरत बेद रंग जब्त अद नानक गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक
उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये हमारे यहाँ पे सिक्का, ये हमारे यहाँ पे हमारा राज आया है। और जब मोहर आई, जो शाही मोहर होती है, उसके ऊपर लिखा था एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री अकाल पुरख सहाय। तो इन्होंने कभी भी ना अपने नाम को आगे प्रोपोगेट नहीं किया, अपने नाम को आगे नहीं चलाया। और मैंने आपसे कहा ना कि ही वाज अ वेरी सेक्युलर किंग। उन्होंने कभी भी किसी भी हिंदू को, मुसलमान को या और किसी रिलीजन के लोगों को, चाहे क्रिश्चियंस भी थे इनके पास, नेपोलियन का जनरल वंतूरा था इनके साथ। जनरल वंतूरा ने जब जनरल वंतूरा आए इनके पास, तो जनरल वंतूरा के सामने इन्होंने कहा कि साहब, आपको जनरल साहब हम अपनी फौज में रखेंगे, आप हमारी फौज में शुमार हुई है, हमारी 4-5 शर्तें हैं, उन 4-5 शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने बोला जी बताइए क्या है। उन्होंने कहा पहली शर्त तो यह है कि आप अगर मौका आए कभी यूरोपीय लोगों के साथ लड़ने के लिए, तो आप सिख फौज की तरफ से लड़ेंगे और आप यूरोपीय फौज की तरफ से नहीं लड़ेंगे। उसने कहा जी बिल्कुल तस्लीम है, मान ली बात। दूसरी शर्त रखी कि आप किसी भी यूरोपीय जनरल के साथ या किसी सरकार के साथ हमारी इजाजत के बिना खतो खताब नहीं करेंगे, चिट्ठी पत्री आप नहीं करेंगे उनके साथ। उसने बोला साहब दूसरी बात भी मान ली। तीसरी बात कही कि साहब आप जो है दाढ़ी रखेंगे, साबुत स्वरूप रखेंगे, जैसे मेरी सारी फौज है उस तरीके से आपकी भी अपीयरेंस होनी चाहिए। उसने कहा तस्लीम साहब, आपकी ये शर्त भी मानी। चौथी शर्त मेरी ये है कि आप गाय का मीट नहीं खाएंगे। तो उसने कहा साहब तस्लीम है, ये बात भी मान ली आपकी, मैं गाय का मीट कभी नहीं खाऊंगा, आपकी फौज में रहूंगा। तो उन्होंने कहा मेरी आखिरी शर्त यह है कि तुम तंबाकू नहीं खाओगे, तुम तंबाकू का सेवन नहीं करोगे, तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तंबाकू। तो उसने कहा विराज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे 4-6 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं आदी हूं तंबाकू का, मैं धीरे धीरे तंबाकू छोड़ के 6 महीने बाद आपके पास आ जाऊंगा। तो महाराज साहब ने कहा कि भाई एक काम करो कि तुम 6 महीने बाद छोड़ के मेरे पास आ जाना। तो उस पे जनरल साहब ने कहा कि साहब मैं आपसे सहमत हो गया, मैंने ये तंबाकू भी छोड़ दिया आज। तो इनके ऐसे कई किस्से हैं महाराजा रणजीत सिंह साहब के, जिसके अंदर अच्छा एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको कहानी और सुनाता हूं। एक तो मैंने आपको बताया ना कि इनके राज में कभी किसी को सजाए मौत नहीं दी गई। एक लोरी लाहौर की गलियों में एक सिपाही जो है महाराजा रणजीत सिंह की फौज का, वो गुजर के जा रहा था। तो वहां पे, अब हमारे को कहना तो नहीं चाहिए, पर वो जाति के प्रथा में हम लोग विश्वास नहीं करते, सिखों के अंदर कोई जात नहीं होती, पर वो जात से चूड़ी थी औरत, सफाई के अंदर लगती थी और वो सफाई का काम करती थी। तो वो क्या है कि वो अपने पोते को एक लोरी दे रही थी सुलाने के लिए। शाम का वक्त था, वो छुट्टी करे जा रहा था। तो वो क्या कह रही है उसको, आकड़ वे मुंडिया आकड़, ठीक है, रंजीत तेरा चाकर सदा तेरी दाई, मेहताब कौर दौड़ी दौड़ी आई। अब उसने सुना कि यार ये तो औरत ने सारा का सारा खानदान नाप दिया महाराजा रणजीत सिंह का। तो उसने फिर दोबारा ध्यान से सुना, कहती है आकड़ में मुंडिया आकड़, रंजीत तेरा चाकर सदा तेरी दाई, मेहताब कौर दौड़ी दौड़ी आई। तो अगले दिन सवेरे क्या हुआ कि ये चले गए साहब दरबार में जाके उन्हें ये सारी बात बताई और महाराज साहब ने कहा कि हाजिर करो उसको, औरत को लेके आओ, और उसको बोला अपने पोते को साथ लेके आएगी। अब वहां तो कांपने लग गए सारे लोग कि भाई पता नहीं क्या होगा, और वो औरत को लेके आ गए और कहने लगे कि भाई ये है जी औरत, ये जो है लोरी दे रही थी अपने बेटे को। तो महाराज साहब ने कहा तू दोबारा दे लोरी, क्या कह रही थी। तो वो डरे, वो बोले ना, उसकी आवाज ना निकले। कहते नहीं तू बोल, मैं सुनना चाहता हूं तेरे मुंह से, क्या है सुन। तो वो बहुत डर के धीरे धीरे उसने फिर बोला, आकड़ वे मुंडिया आकड़, रंजीत तेरा चाकर ते सदा तेरी दाई, ते मेहताब कौर दौड़ी दौड़ी आई। तो महाराजा रणजीत सिंह उसके पास गए, उस औरत को गले से लगा लिया, कहने लगे कि जो मेरे गुरुओं की सीख है, जो गुरु रामदास ने मेरे को ये, मैं तो कहते छोटा सा आदमी था, मैं तो एक मिसल के अंदर था, छोटे से गांव में पैदा हुआ, मेरे को अगर महाराजा बनाया है, अगर मैं इस पोजीशन में, इस हालत में हूं, तो ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये जो हुकूमत है ये उसकी दी हुई है। और अगर मेरे लिए अगर ये कोई सोच रहा है कि राजा हमारा चाकर है, तो बिल्कुल ठीक है, मैं चाकर ही तो हूं तुम्हारा, तुम्हारे लिए तो हूं। और फिर ये हुक्म किया कि इस औरत के पोते के वजन के बराबर इसको दौलत दे दी जाए।
सोना हीरा जवाहरात जो है इसको तोल के बच्चे के वजन के बराबर दे दो। और दूसरा मैंने आपको शुरू कहा था कि महाराजा रणजीत सिंह को पारस कहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह को पारस क्यों कहते हैं? ऐसे ही लाहौर की गलियों में जा रहे थे तो पता लगा कि महाराज साहब आ रहे हैं, तो एक औरत दौड़ी दौड़ी आई, उसके हाथ में एक पुराना सा खराब सा तवा, और वो तवा लेके जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के पास आई और उनके पैरों पे उसने अपना काला सा तवा रगड़ दिया, वो बिल्कुल उनके पैर काले कर दिए। तो उनके आसपास के सिपाहियों ने उसको औरत को संभाला, थोड़ा पीछे हटाया, और फिर महाराज साहब ने पूछा, बीबी की गल है कि भाई ये तू मेरे पैरों को तवा क्यों लगा रही है? तो कहती है कि जी मैं सुनिया कि महाराजा जरा है मेरा रणजीत सिंह, ये जेड़ी चीज नूं हथ ला दिंदा ना वो सोने दी हो जाती है, मैं ये सुनिया ते मेरे को तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो आही है। फिर महाराज साहब ने उसके लिए ये हुक्म किया कि भाई इसका जो तवा है, इसके तवे को तोल के बराबर सोना दे दो इसको। तो ऐसी ना कई सारी घटनाएं हैं महाराज साहब की जिंदगी की, चाहे आप वो जवान शाह, क्या नाम था, दुर्रानी, जवान शाह दुर्रानी से इन्होंने कोहिनूर जो है वो लिया, इन्होंने 1818 में मुल्तान फतेह किया, 19 में इन्होंने पेशावर फतेह किया, 1819 में इन्होंने कश्मीर फतेह किया, 1820 में ये पूरे पंजाब के ऊपर इनकी हुकूमत चलती थी, और इन्होंने 1834 में लद्दाख फतेह किया जोरावर सिंह के रस्ते। और एक मैं आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा बताऊं, वो तो 1839 में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह जी से, महाराजा दिलीप सिंह जो इनके बेटे हैं, उनसे जंग जब वो हार गए, उनसे कोहिनूर छीन लिया था। नहीं तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या वसीयत करी थी कोहिनूर के लिए? उन्होंने कहा था जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है ना भगवान जगन्नाथ का, ये हीरा वहां देना है। और 2016 में अगर आपको पता हो तो जगन्नाथपुरी ने क्लेम भी किया था, जो नेशनल आर्काइव म्यूजियम है उसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह की लिखी हुई वो लेटर है, जिसके अंदर उन्होंने वो कोहिनूर का हीरा जो है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के नाम किया है, वो क्लेम भी किया गया था। तो ये आपने जो मतलब बात करी है ना कि महाराजा रणजीत सिंह की, तो मैं आप एक बात और बताऊं, काशी विश्वनाथ मंदिर है जी, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 20 मन सोना महाराजा रणजीत सिंह ने दिया था कि ये जो भगवान शिव है ना, इनके जो छत्र है ना ऊपर, जो इनके जो मंदिर के ऊपर का शिला है उसके ऊपर सोना लगना चाहिए, 20 मन सोना यहाँ से दिया था। और जो हमारा दरबार साहब है हरमंदिर साहब के ऊपर भी जो सोना लगा वो महाराजा रणजीत सिंह का ही दिया हुआ है। और ये जहां तक लाहौर में उनको आज आजादी के कितने सालों बाद महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब खिताब वो दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल रीजन है, मैं अभी 1 मिनट में वो बताता हूँ आपको। पर उससे पहले मैं बता दूं कि 22 फुट ऊंचा एक महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू हमारे पार्लियामेंट में भी है। और अगर आप फ्रांस गए हैं तो ट्रोपेज करके एक शहर है फ्रांस में, वहां पे भी महाराजा रणजीत सिंह का बस्ट लगा हुआ है। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो ख्याति है, जो इनका नाम है, जो इनकी पहचान है, वो इट इज अक्रॉस बॉर्डर्स। ये ना सिर्फ तो यूरोप तक उनको उनका नोरा मानते हैं लोग। और पाकिस्तान का क्या है ना कि साहब, इनकी जो सोच है वो ये कह लो आप खुराफात से शुरू होती है और खुराफात पे खत्म होती है। तो ये सिखों को अपनी तरफ करने के लिए, दिखाने के लिए, फॉर ऑप्टिक्स और फॉर थिएट्रिक्स इन्होंने करा, पर करा अच्छा है, करा मतलब इतने सालों बाद किया। पर जब महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू को वहां पे वैंडलाइज कोई कर देता है तो फिर आप 2-4 सवाल ये भी पूछने बनते हैं ना कि साहब आपने अपनी कौम के अंदर इतना जहर इतने सालों से जो भर रखा है, तो वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। वो लोगों का जहर जो, तो अगर आप सिस्टमेटिक तौर पे अगर आप यही पढ़ाते रहोगे लोगों को, और ये खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि साहब रणजीत सिंह क्यों शेर पंजाब होगा, अरे कोई उसको बताने वाला हो तो मर गया उल्लू के पट्टे। तो ये देख कि ये परिवार और ये लोग ये कितनी पुश्तों से यहाँ पे और पंजाब के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जहां जहां खालसा फौज में, मैं दोहराता हूं इस बात को, मैंने पहले बताया हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये चारों मजहब के लोग इसके अंदर बतौर फौजी थे, बतौर सैनिक थे। शुरू में ये विशुद्ध रूप से प्योरली सिख फौज थी, ठीक है, और बाद में
इसके अंदर सब लोग हैं। जहां जहां खालसा फौज का खून गिरा है ना, वहां पे सरकारी खालसा का झंडा लगा, वहां पे केसरी झंडा झूला है, जहां जहां खून गिरा है। ठीक है साहब, तो ये मुल्तान से लेके और सिंध से लेके और ये लद्दाख तक सब जगह। और जो लोग आज एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जी हिंदू है जी, ये सिख है जी, वो ब्राह्मण और फलाने, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज वो सब नोट कर लेना। अगर महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कोई ना जानता हो ना, तो रानी कटोच थी। रानी कटोच जो है, वो रानी कटोच महाराजा रणजीत सिंह की मौत पे उनके साथ सती हुई थी। रानी कटोच, शी बर्न्ड हरसेल्फ अलाइव विद हर हस्बैंड। रानी कटोच ने, खड़क सिंह थे जो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, उनके बेटे थे, उनका हाथ उनके पिता यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के शरीर पे, पार्थिव शरीर पे रख के कहा था कि जिस तरीके से इन्होंने राज किया उस तरीके से तुम राज करोगे। और मतलब इतनी चीजें हैं, इतना हिस्ट्री के अंदर इतना मतलब पढ़ने के लिए है। तो मैं नहीं समझता कि आप महाराजा रणजीत सिंह के अलावा आप किसी और को यह खिताब दे सकते हो, और खासतौर पे किसी अरब या पख्तून को। वो शेर अरब है या नहीं है वो तो अरबी बताएंगे, ठीक है ना। वो शेर पख्तूनिस्तान है, वो शेर अफगानिस्तान है या नहीं, वो तो अफगान बताएंगे, पर ये बात हम बताएंगे। ये तो बदकिस्मती है, ये अंग्रेजों की राजनीति थी, ये हमारा हिंदुस्तान ने तोड़ दिया। नहीं तो महाराजा रंजीत की अगर नस्ल भी आगे राज करती होती ना, तो कोई करतारपुर साहब और ननकाना साहब हमारे से छीन के दिखा देता। किसी के अंदर ये हैसियत औकात नहीं। तो महाराजा रणजीत सिंह की बातें तो सब करने के लिए बहुत है, पर वो समय कम पड़ जाएगा आज। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब मैं बड़ा तवज्जो से एक एक बात सुनी मैंने। मतलब वैसे तो मैंने भी काफी कुछ पढ़ा है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, लेकिन ये जो सारी बातें आपने बताई, वंडरफुल। रामनिक जी, आपने कुछ अरसे पहले एक ट्वीट की थी। एक्चुअली पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, जैसे रऊफ कलासरा हुए, डॉक्टर दानिश हुए, ये लोग अब टीवी छोड़ के अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और उनकी व्यूअरशिप सारी पाकिस्तान की होती है, लाखों में होती है। तो जाहिर है फिर उनको टीवी से ज्यादा मिल जाता है घर बैठे अपने प्रोग्रामों से। अब कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई पूछता भी नहीं है, जो कि बस जर्नलिस्ट हैं लेकिन कोई बड़े नाम नहीं है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना के इंडिया की व्यूअरशिप ले ली, और इंडियंस उनकी व्यूअरशिप बन गए। वो फिर इंटरव्यूज भी इंडियंस के करते हैं। आपने ट्वीट की थी कि जो भारतीय लोग, ऐसे जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब के, उनको इंटरव्यू देते हैं, वो मतलब गलत है या जो भी है, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए कि क्या वजह हुई और क्या उसके हवाले से आपके जहन में था। मैंने एग्जैक्टली कहा था कि ये सरकारी सांड और जहरीला सांप है। ठीक है, आप हल्के शब्दों का इस्तेमाल करके, मैं नहीं करता, मैंने ये शब्द प्रयोग किए थे। ये जहरीला सांप है और ये सरकारी सांड है। सरकारी सांड इसलिए है कि आप जिनको जर्नलिस्ट बोलते हो, आप मेरे को उनका एक टीवी शो बता दो कौन सा चलता है। कोई भी नहीं, नेशनल टेलीविजन के ऊपर। और उनका जो प्रोफेशन बताया जाता है वो एक कवर है, वो एक कवर है आईएसआई का क्रिएट किया हुआ कि साहब यहाँ पढ़ाते हैं, वहां पढ़ाते हैं, ये करते हैं, घंटा कुछ नहीं करते ये लोग। ठीक है, इनका 24 घंटे काम है कि इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करनी है। और जो हमारे यहाँ से मीडिया पे उनके चैनल्स के ऊपर जो पैनलिस्ट जाते हैं, मैंने उनसे गुजारिश करी थी कि साहब आप इनकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आइए। ये लोग हमारे ऑडियंस के ऊपर, हमारी व्यूअरशिप के ऊपर थ्राइव कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमने इनके साथ कोई इकोनॉमिक टाइज नहीं रखते, आपको पता ही होगा यूट्यूब से इनकम होती है साहब। आपके जो वीडियो चलते हैं, हर एक वीडियो आपको पैसा कमा के देता है, और आपकी सेटलमेंट महीने में आती है, आपको पता लगता है कि भाई आपने इतने पैसे कमाए। मैं उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्यों बनूं? अगर मैं बोल रहा हूं और रमनीक मान को सुनने के लिए हिंदुस्तान के जो व्यूअर्स हैं वो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके चैनल को ट्यून इन कर रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट हूं।
आई डोंट वांट टू बी अ प्रोडक्ट, मैं उनके लिए प्रोडक्ट नहीं बनना चाहता। मैं कोई हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल रन करने वाला आदमी हो या कोई व्यक्ति हो या कोई और न्यूट्रल हो, उसके साथ में बैठने के लिए तैयार हूं, बट आई डोंट वांट टू बी अ प्रोडक्ट। मेरी किसी से नफरत नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ मेरी बात होती रहती है, फोन पे व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, और मेरे को आई वांट नथिंग अगेंस्ट देम पर से। पर कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जब पाकिस्तान की कोई इंटरनल सिचुएशन होती है, उसके ऊपर वो हमारे को नहीं बुलाते कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए, वो आपस में बैठ के ना वो एक फिक्स मैच खेल लेते हैं कि जी तू ये कह देना मैं ये कह दूंगी, तू ये कह देना मैं ये कह दूंगा, ये अपना आपस में एक फिक्स मैच करके और निपटा देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं नाम भी किसी का नहीं ले रहा। पर जब कोई सिचुएशन इंटरनेशनल ऐसी होती है जहां पे इंडिया के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट होती हो, या इंडिया को ये कोशिश करते हो एम्बैरेस करने की, कि वो मौका नहीं चूकते, और फिर ये बुलाते हैं हमारे इंडियन पैनलिस्ट को, और ये कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाए जिसको फिर ये पाकिस्तान के अंदर बेचते फिरे, फिर ये बताते फिरे अपने आकाओं को, देखिए साहब आपने हमारे को आदेश किया था, आपने मेरे को कहा था, ये मैंने उसको बुलाया और मैंने उसको ऐसे फंसाया और ये बात बोल दी उसने, एंड देन दैट बिकम्स फॉर अ रेफरेंस एंड रिकॉर्ड। दूसरा मेरा रीजन था कि हमारे बहुत से रिटायर्ड फौजी हैं, अलग अलग रैंक्स के हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि स्ट्रैटेजिक नॉलेज की बातें, स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बातें कई बार ये उनसे उगलवा लेते हैं, उनके क्वेश्चंस के अंदर वो शुगर कोटेड होती है चीजें, और वो जितना उनको समझना होता है वो समझ भी लेते हैं। हालांकि ये नहीं मैं कह रहा कि वो रिटायर्ड आदमी के कहने का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बट एक ओपिनियन आ जाता है, एक ओपिनियन आ जाता है, फॉर पब्लिक कंजम्पशन आ जाता है, तो उसमें से वो क्या चीज बाद में इंडिया के अगेंस्ट होल्ड कर सकते हैं, वो बाद में कैसे हमारे खिलाफ। अभी हम तुम्हारे को पैसा कमा के दे रहे हैं, हम तुम्हारा प्रोडक्ट है, हमारे मुल्क की जनता हमारे को सुनती है, देखती है, तुम उससे पैसा कमाते हो, फिर तुम हमारे मुल्क के लिए बदकोई करते हो, तुम हमारे मुल्क के खिलाफ बोलते हो, तुम जब अपने प्रोग्राम अपने लेवल पे चलाते हो, जब तुम अपने मुल्क के टीवी चैनलों के ऊपर बतौर पैनलिस्ट बैठते हो, तुम भर भर के हमारे मुल्क को गालियां देते हो। तुम्हारा पुराना अगर उठा के देखे ट्रैक रिकॉर्ड, तुमने आज एक बार नहीं 100 बार 1000 बार हिंदुस्तान में गाली बकी है, तुम आज भी बक रहे, तुम कल भी बकोगे, तो भैया मैं तुम्हारे लिए प्रोडक्ट क्यों बनूं? मेरा रीजन ये भी था, मेरा रीजन एक और भी है कि आज हम फर्ज कर लीजिए अरे भाई हम बैठे हैं उनके साथ और हम बड़े जबरदस्त तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि साहब हम आपके साथ इकोनॉमिक टाइज नहीं रखेंगे, हमारे को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। कल को अगर एक सिनेरियो चेंज होता है, कल को गवर्नमेंट दूसरी आती है या कुछ और होता है, और वो आते ही जो है वो ट्रेड खोल देते हैं, सब खोल देते हैं, यार हमारा क्या स्टैंड है? हमारा कोई स्टैंड नहीं। तो बेहतर यह कि इन लोगों के साथ इंटरेक्शन आप निजी तौर पे रखो, आप 1000 बार मिलो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आई डोंट वांट टू बी अ प्रोडक्ट। मैंने इनके लिए प्रोडक्ट नहीं बनता। सही। रमनीक जी, बड़ा जबरदस्त आपका तबसरा होता है, मतलब आप जो बात करते हैं, जो शुरू से मैं आज का जो प्रोग्राम है ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके जो मामला शुरू हुए तो यहाँ तक हर चीज, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग सच वंडरफुल व्यूज। बड़ा मजा आता है आपके साथ प्रोग्राम करके, बहुत ही खुल के आप बात करते हैं, आप भी शेरे पंजाब हैं। अरे हम तो धूल में नहीं है सर उनके, हम तो नहीं सर, नहीं ये नहीं, जहां जिस जगह हमारे गुरुओं के चरण पड़े हैं ना सर, अगर हम ये हो ना कि हम अपने गुरु के घर के कुकर है, हम उस गुरु के घर के कुत्ते हैं ना, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बख्शिश है, बहुत बड़ी बख्शिश है। वो इक्वेट करना और इतने बड़े महाराजा के साथ अपने आप को इक्वेट, अरे मैं उनके, हम तो चरणों की धूल भी नहीं है। जो उन्होंने जंगें लड़ी है, जो उन्होंने शहादतें दी है, जो उन्होंने जिस तरीके से पंजाब को यूनाइट किया छोटी छोटी मिसलों को जोड़ के, और कहां तक पठानों के पैर उल्टे कर दिए उन्होंने, खैबर में जाके घुस के उनके घर में मार के आए, और हम लोग उनके नजदीक में नहीं है साहब। पर यह है कि एक ओपिनियन है, अपनी बात रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं, इतनी बात जरूर है, इसको मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं, मैं आपका उसके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूं। पर वो लास्ट वाला आप वापस ले लीजिए, फिर आपसे बहुत करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, एक मेरी गुजारिश है, इसको वापस ले लीजिए। आप शेरे पंजाब को फॉलो करते हैं, उनकी परंपरा को कायम रखते हैं, ये बड़ी बात है ना सर।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम, और जरूर हम बहुत जल्द फिर जुड़ेंगे नए मुद्दों के साथ। थैंक यू सर, सो काइंड। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद जी। सत श्री अकाल, जय हिंद जी। दर्शकों, आपने देखा रमनीक मान जी के साथ हमारा एक पूरा 1 घंटे से ज्यादा का शो रहा, और बड़ा खुल के बेबाकी से वो बोलते हैं, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि आपके सामने ये ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।